हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजा, किसान और नगर। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो 12th एनसीईआरटी की किताब है प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर, इसमें 4 पाठ हैं। इन 4 पाठों को अगर हम देखें तो इनको हमें 2 भागों में बांटना पड़ेगा। पहले भाग में पहला पाठ और दूसरे भाग में बाकी के 3 पाठ, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा पाठ। ये इसलिए कि पहला जो पाठ है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और बाकी के जो दूसरे, तीसरे और चौथे पाठ हैं वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर ईस्वी 6ठी शताब्दी तक हैं, अर्थात 6ठी शताब्दी बीसी से लेकर 6ठी शताब्दी तक हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास का जो अंत है वो भी लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी तक मान लिया जाता है। जो कि सम्राट हर्षवर्धन का काल है वो है 650 ईस्वी तक, और उसके बाद में प्राचीन भारत के इतिहास की समाप्ति इतिहासकार मानते हैं। तो ये 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक, ईस्वी सन तक, ये जो टाइम है ये कुल 1200 वर्ष का टाइम है। 1200 वर्ष का जो टाइम है, इस 1200 वर्ष के जो टाइम को लेते हुए ये बाकी के 3 पाठ हैं वो लिखे गए हैं, जिनमें जो दूसरा पाठ है उसमें हम इस कालखंड विशेष में राजा, किसान और नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे पाठ में इस कालखंड विशेष में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इसमें हम राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरा पाठ है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, उसमें आरंभिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और जो चौथा पाठ है वो भी इसी कालखंड में विचारक, विश्वास और इमारतें, अर्थात सांस्कृतिक विकास को लेकर पढ़ेंगे। तो दूसरा, तीसरा और जो चौथा पाठ है वो तीनों 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी सन तक का जो समय है उसके दरमियान जो कुछ घटा है, जो कुछ विकास हुआ है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, उन सभी को इन 3 पाठों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला जो भाग है उसमें हड़प्पा सभ्यता, दूसरा जो भाग है उसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन। इसको हम इस तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जो नगर बसे थे, यानी पहली नगरीय क्रांति हुई थी, वो हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, जो कि फर्स्ट भाग। और जो दूसरी नगरीय क्रांति हुई थी वो 600 ईसा पूर्व और उसके बाद के समय में हुई थी, अर्थात हम दोनों नगरीय क्रांति को पढ़ेंगे। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं जो कि हमारा है राजा, किसान और नगर, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य। और इस पाठ में हम आरंभिक राज्य, अर्थात आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों के उदय और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है प्रिंसेप और पियदस्सी। ये 2 नाम हैं। एक उस व्यक्ति का नाम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है और 19वीं शताब्दी का व्यक्ति है, और एक उस व्यक्ति का नाम है जो आज से लगभग 2300 साल पहले भारत का एक बड़ा सम्राट रहा था। अर्थात हम बात करते हैं प्रिंसेप अर्थात जेम्स प्रिंसेप, और पियदस्सी अर्थात सम्राट अशोक की बात करते हैं। अब इन दोनों का तालमेल क्या है या इन दोनों का आपसी संबंध क्या है, क्योंकि टॉपिक का जब नाम साथ में आया है तो कुछ न कुछ अंतर संबंध रहे होंगे, इसलिए आया है। तो हम बात करते हैं लगभग
19वीं शताब्दी के जो आरंभिक दशक थे उनकी। ये वो समय था जब आरंभिक भारतीय इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। तो जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि इन दोनों को पढ़ने में सफलता हासिल कर ली। कौन सी लिपि? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, ये दो प्राचीन लिपियां हैं। ब्राह्मी लिपि विशुद्ध भारतीय लिपि है और खरोष्टी जो लिपि है उस पर ईरानी प्रभाव नजर आता है। अब भारत के जो सर्व प्राचीन अभिलेख हैं वो सब इन्हीं लिपियों में लिखे हुए थे। जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो हमें आरंभिक जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो सारे ब्राह्मी लिपि में हैं और पश्चिमोत्तर जो भारत है ये वाले इलाके हैं, यहां पर हमें जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो खरोष्टी लिपि में है। क्योंकि ईरानी जो आक्रमण है इस तरफ से होता था, ईरानी आक्रमण, उन्होंने यहां पर अपने राज्य बसाए थे और इन इलाकों को जीता था। इस कारण इस इलाके में ईरानी जो प्रभाव था वो भी था और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में तत्कालीन शासकों ने लिखवाए थे। तो ये कहानी हो गई प्रिंसेप की कि प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837-38 में सफलता हासिल की। 1837-38 में। अब उसने जब अभिलेखों को पढ़ा तो उसे एक नाम जो लिखा मिला वो था प्रियदर्शी। यह हिंदी के प्रियदर्शी शब्द का प्राकृत रूप है। कौन सा शब्द? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है जो देखने में सुंदर है या मनोहर मुखाकृति वाला व्यक्ति। जैसे इंदिरा गांधी के लिए भी प्रियदर्शिनी शब्द आता था। तो प्रियदर्शी है या प्रियदर्शी है वो जिस शासक के लिए अभिलेखों में नाम आया है वो सम्राट अशोक को लेकर आया था। सम्राट अशोक को लेकर, अर्थात सम्राट अशोक के अभिलेखों की जानकारी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने के बाद में हुई। और हम देखें तो सम्राट अशोक का बहुत सारा जो इतिहास है उस इतिहास का जो पुनर्निर्माण है वो इन अभिलेखों के माध्यम से ही हुआ है। बहुत सारी जानकारी है उसके राजत्व के बारे में और उसकी जो राजनीतिक घटनाओं के बारे में जो जानकारी है, जैसे कि उसका कलिंग युद्ध वगैरह, तो उसकी जो जानकारियां हैं वो हमें अभिलेखों के माध्यम से काफी कुछ जानकारी हमें जो है वो मिलती है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, अभिलेख। अभिलेख से तात्पर्य क्या है? अभिलेख से तात्पर्य है कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतह पर जो कुछ लिखा हुआ होता है वो अभिलेख की श्रेणी में आता है। अब अभिलेख भी जैसे कि वो पत्थर की शिलाओं पर लिखा है तो वो शिलालेख कहा जाएगा। वो तांबे के पत्थरों पर लिखा हुआ है तो वो ताम्रपत्र लेख कहा जाएगा। वो स्तंभों पर लिखा हुआ है तो वो स्तंभ लेख की श्रेणी में आएगा। और अगर वो गुफाओं में लिखा हुआ है तो वो गुहा लेख की श्रेणी में आएगा। ये जो अभिलेख होते थे वो इन अभिलेखों को लिखवाने वालों के विचारों, उपलब्धियों आदि के बारे में, कोई विशेष घटना आदि के बारे में उल्लेख करते हैं। जैसे कि किसी शासक का अभिलेख है
क्योंकि अभिलेख किसी विशेष घटना को ध्यान में रखते हुए ही बनवाए जाते थे। रोजमर्रा के जीवन की जो जानकारियां हैं वो हमें अभिलेखों से नहीं मिलती थी। जैसे किसी शासक का अभिलेख है तो उस शासक की उपलब्धि को दर्शाता हुआ वो अभिलेख होगा। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है जिसमें उसकी उपलब्धियों को बताया गया है। जैसे कि सम्राट खारवेल का हाथी गुफा लेख है, उसमें उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया है। इस तरीके से उपलब्धियों को बताने वाले या किसी सामान्य स्त्री पुरुष जो हैं जिन्होंने किसी मंदिर या कहीं पर कोई दान किया है तो उसके भी अभिलेख हैं, शिलालेखों के माध्यम से खुदवाए जाते थे। या जो राजा होते थे वो भूमि दान करते थे, किसी ब्राह्मण या कोई समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्ति को भूमिदान जब राजा करते थे तो तांबे का जो पत्थर होता था उस पर उस भूमिदान का उल्लेख होता था। तो ताम्रपत्र लेख भी हमें बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों में उसके कालखंड की जानकारी बहुत सारे अभिलेखों में मिलती है, अर्थात वो अभिलेख किस समय का है उसकी जानकारी मिलती है। और बहुत सारे अभिलेखों में जिनमें जानकारी नहीं मिलती है उनके कालखंड का पता करना भी कोई मुश्किल बात पुरालिपि विज्ञानियों के लिए नहीं है, क्योंकि उस अभिलेख की जो भाषा शैली है उसके आधार पर वो उसके काल का पता लगा लेते हैं। जैसे कि अ अक्षर की बात करें, अ अक्षर, ये जो अ अक्षर हिंदी में है उसको ईसा पूर्व 250 ईस्वी में इस तरीके से लिखा जाता था और 500 ईस्वी सन में ये इस तरीके से लिखा जाने लगा। तो जो अक्षरों की जो बनावट है वो भाषा लिपि विज्ञानी है, वो इस तरीके से वो उसके काल समय का पता लगा लेते हैं बहुत ही सरलता और सहजता से। तो अभिलेख हैं वो जो प्राचीन अभिलेख हैं वो हमें ज्यादातर प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिपि है वो ब्राह्मी और खरोष्टी है लेकिन भाषा है वो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा से तात्पर्य है उस वक्त की जन सामान्य की भाषा। जन सामान्य की भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता था। और जो सम्राट अशोक और उनके आसपास के जो शासक हैं उनके जो अभिलेख मिलते हैं वो हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और भारत में सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाने वाला जो शासक था वो सम्राट अशोक ही था और यह उन्होंने ईरानी सम्राट दारा से प्रेरित होकर ही शायद ऐसा किया था। अब जो टॉपिक आता है वो है प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद, जनपद, महाजनपद। हमें बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय जो कि सुत्त पिटक का एक भाग है, उससे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी के साथ साथ में जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि दोनों की सूचियां बिल्कुल एक जैसी नहीं हैं। जो बौद्ध साहित्य है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर IAS तक में पूछा गया है कि 16 महाजनपदों के बारे में हमें कौन से ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो वो ग्रंथ है, मुख्यतः बौद्ध जो ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से हमें सर्वप्रथम
16 महाजनपदों के बारे में जानकारी है वो मिलती है। अब महाजनपद से क्या तात्पर्य है, महाजनपद से क्या अर्थ लगाया जाता है, तो हम 3 शब्दों की तरफ ध्यान देंगे, जन, जनपद और महाजनपद। जन से तात्पर्य है लोगों से या कुल से या कबीले से या लोगों का समूह कह सकते हैं। लोगों के समूह को जन कहा जाता है। जन। जनपद से तात्पर्य है कि जहां ये जन अपना पद या पांव रखता है, पांव रखने से तात्पर्य यानी उस जगह पर बस जाता है, उसको जनपद कहा जाता है। ध्यान देना, जो जन शब्द है वो लोगों के लिए आया है और जो जनपद शब्द है वो भूमि के टुकड़े के लिए या भूखंड के लिए आया है जहां पर ये जन है वो रहते हैं। जन शब्द लोगों के लिए, जनपद शब्द उस भूमि के लिए जहां पर ये जन बसता है या रहता है। और महाजनपद का तात्पर्य है जब बहुत सारे जनपद हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं या एक बड़ा सा जनपद होता है, उसको महाजनपद कहा जाता है। ये वैसे ही है जैसे सागर और महासागर। तो जन जो शब्द है वो लोगों के लिए, जनपद एक भूखंड के लिए और महाजनपद बड़े भूखंड के लिए जिनमें जो लोग हैं वो रहते हैं। अब ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी आज से हम 2600 साल पहले की बात करें, ये वही समय था जब भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का भी आविर्भाव हुआ था। और इस समय पर कुछ आर्थिक गतिविधियों में भी चेंज आ गया था। ये समय आरंभिक राज्यों के बसने, साम्राज्यों के निर्माण होने, लोहे के प्रचुर उपयोग होने, उस वक्त का ये काल है जो था। तो जो 16 महाजनपद हैं उसमें हम मुख्य जनपदों की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे इस तरफ है वो अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी। आपने महाभारत देखा होगा तो कर्ण को है वो अंग का राजा दुर्योधन बनाता है, अर्थात उसको वो शासन है वो सौंप देता है। ये अंग इस तरफ था, ये पूर्वी बिहार की तरफ ये अंग था। हम बात करें तो ऊपर मल्ल जो था, मल्ल की 2 राजधानियां थी, पावापुरी और कुशीनगर। ध्यान देना, पावापुरी और कुशीनगर, और दोनों जो जगह थी उनके बारे में मैं आपको एक स्पेशली जानकारी देता हूं कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर स्वामी का कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अब हम बात करते हैं इसके जो नीचे वाला है टॉपिक, जो जगह है वो है वज्जी, वो है वज्जी गणराज्य। ये गणराज्य था। इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और इसके नीचे की तरफ आए तो मगध था जो गंगा घाटी पर स्थित था। और इसकी जो राजधानी थी, आरंभिक जो राजधानी थी वो राजगीर थी। राजगीर, इसको संस्कृत में इसके लिए राजगृह भी शब्द आता है और जो अभिलेख हैं उनमें राजगाह शब्द आया है। राजगाह,
इसके शब्द के अर्थ से ही पता चलता है कि राजाओं का घर। और बाद में राजगीर के बाद में मगध के सम्राट उदयन ने राजधानी को चेंज करके पटना में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इस तरीके से कौशल राज्य जो था वो था, कौशल राज्य से तात्पर्य है भगवान राम वाला राज्य, जिसकी राजधानियां अयोध्या और श्रावस्ती थी। एक राज्य जो था वो था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। एक राज्य जो था वो था वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये कौशाम्बी है वो इलाहाबाद के पास में आया हुआ है। अयोध्या आपको पता ही है, वाराणसी आपको पता ही है, पाटलिपुत्र आपको पता ही है। और यहां पर इंद्रप्रस्थ था, जो आधुनिक दिल्ली कहा जाता है। ये कुरु राज्य की राजधानी थी। पांचाल उसके पास में ही था कुरु के, जिसकी राजधानी दो थी। उत्तरी पांचाल की अहिचत्र और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। द्रौपदी यही की थी, इसलिए द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था। पांचाल की राजकुमारी होने के कारण पांचाली कहा जाता था। जैसे कि माता सीता को विदेह की राजकुमारी होने के कारण वैदेही कहा जाता था। फिर यहां पर सूरसेन राज्य जो था, जिसकी राजधानी मथुरा थी, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। और एक जो है जगह है मत्स्य, उसकी राजधानी विराटनगर थी। आपने महाभारत के बारे में आपको जानकारी हो तो पांडवों ने अपना अज्ञात वर्ष है, जो 13वां वर्ष जो अज्ञात वर्ष था, चुप कर रहने का था, वो इसी विराटनगर में उन्होंने पूरा एक वर्ष काटा था। ये जयपुर जिले में आया हुआ है विराटनगर। अब इसकी एक जो राजधानी थी वो बिल्कुल दक्षिण में थी, जिसका नाम था अस्मक। ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी, जिसकी राजधानी पोटली थी। ये महाजनपद दक्षिण में परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन सा महाजनपद दक्षिण में स्थित है। तो एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम था अस्मक, और इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी, और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अब एक जो महाजनपद था वो अवंती था, अवंती या अवंतिका। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जिसे वर्तमान में हम उज्जैन कहते हैं, जहां महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। और जो दूसरी राजधानी थी वो महिष्मती, या जिसको वर्तमान में महेश्वर कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे है, और महिष्मती है वो नर्मदा नदी के किनारे है। और महिष्मती है उसका जो भारत की सबसे महान जो शासिका हुई है अहिल्याबाई होलकर, उनकी वो महेश्वर है वो राजधानी थी, जो कि दक्षिण में है, और उज्जैन है वो उत्तर में थी। दोनों एक दूसरे से लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं। एक गांधार राज्य था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी, वहां पर विश्वविद्यालय हुआ करता था, और आचार्य चाणक्य ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, और यहीं पर वो शिक्षा प्रदान करने का काम भी करते थे। और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भी यहीं से शिक्षा प्राप्त हुई थी। और उनके साथ साथ में बहुत सारे आचार्य वर रुचि वगैरह बहुत सारे जो नाम हैं, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, तक्षशिला से, जिसकी राजधानी गांधार थी। और सिकंदर के वक्त यहाँ का जो शासक था वो आम्बी था। एक है वो कंबोज, ये भी इस तरफ था, अफगानिस्तान की तरफ था महाजनपद। इस तरीके से
जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे। अब महाजनपदों में प्रथम, आगे हम देखेंगे कि साम्राज्यों का विस्तार और विकास हुआ, लेकिन बाद में इन महत्वपूर्ण साम्राज्यों के आपसी संघर्षों के बाद में एक महाजनपद है, वो सभी को पराजित करके बहुत बड़े भाग पर एकमात्र उभर कर आता है। वो महाजनपद है, वो मगध महाजनपद कहलाता है। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त मगध साम्राज्य का इतना विस्तार हो जाता है जितना कि ब्रिटिश हुकूमत का भी इतने बड़े भूखंड पर, भारत के इतने बड़े भूखंड पर उनका भी शासन नहीं रहा था। इतने बड़े भूखंड पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त, अशोक के वक्त जो मगध साम्राज्य का विस्तार होता है। अब 16 महाजनपदों में प्रथम मगध ही क्यों, या ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसे क्या कारण और कारक थे जिससे मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और बाकी सब साम्राज्य थे उनका पतन हुआ और वो धीरे धीरे मगध के अंतर्गत समाहित हो गए। तो इसको लेकर इतिहासकारों ने बहुत सारे अपने तर्क दिए हैं। वो तर्क निम्न है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं। पहला तर्क यह दिया जाता है कि जो मगध है वो साम्राज्य गंगा घाटी में बसा हुआ था। यहां पर सोन वगैरह नदियां भी और छोटी छोटी बहुत सारी नदियां थी, जिसके कारण ये जो स्थल था वो काफी उपजाऊ था और इस उपजाऊ स्थल ने बड़े पैमाने पर कृषि अधिशेष को जन्म दिया और इस कारण यहां पर उन्नति हुई। एक जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि ये मगध साम्राज्य है वो लोहे की खदानों के पास में स्थित था। लोहे की बहुत सारी खदानें हैं, वो बिहार और झारखंड वाले इलाके में प्राप्त होती हैं और उनका तर्क ये था कि इन लोहे की खदानों से उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र के लिए लोहा प्रचुर मात्रा में मिला और इन्हीं अस्त्र शस्त्रों की सहायता से उन्होंने पड़ोसी महाजनपदों पर विजय हासिल की। एक तर्क यह दिया जाता है कि यह जंगली इलाका था और यहां से बड़ी संख्या में मगध साम्राज्य को हाथी प्राप्त होते थे। एक तर्क यह दिया जाता है कि मगध साम्राज्य में नदियों का जाल था जो कि व्यापार व्यवसाय के लिए एक अच्छी स्थिति प्रदान करता था या अनुकूल परिस्थितियां बनाता था व्यापार व्यवसाय के लिए। लेकिन बौद्ध और जैन जो साहित्य है उनमें यह भी उल्लेख आता है कि मगध साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का जो कारण है वो वहां के महत्वाकांक्षी शासकों के कारण हुआ। उन महत्वाकांक्षी शासकों में सम्राट बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे शासकों का नाम आता है। आज का आपका जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।